नमस्कार। 3-4 दिनों से एक न्यूज़ आपकी बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। आपको यदि पता हो टीसीएस को लेकर के कि वहाँ पर कन्वर्जन हो रहा था, जबरन सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जा रहा था, साथ ही साथ हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था। ये तो एक ऊपर की खबर जो आपको पता चली, लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है? क्या ये सिर्फ टीसीएस तक सीमित है या फिर और भी सारे सेक्टर में ये गजवाए हिंद का जो कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है? तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में बातचीत करेंगे, एक एक चीज को डिकोड करेंगे। और अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, अभी तो एक कंपनी का नाम आया है, इसी के साथ एक और कंपनी में सेम केस जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई आपका निकल करके आया है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बातचीत करने लगेंगे। ठीक है, अब ये जो गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट हो जाता है, जिसके तहत ये सारी चीजें की जा रही है और इसको उजागर करते हुए हमारी मूवीज भी आई हैं। अभी तक हम लोग केरला स्टोरी को कह रहे थे कि ये एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन सेम केरला स्टोरी जैसा ही कॉन्सेप्ट हमें टीसीएस में देखने को मिला है। यानी कि ये कुछ प्रोपेगेंडा तो नहीं था, ये रियलिटी थी। लेकिन हमारे समाज में क्या हो गया कि जब हम रियलिटी की बात करते हैं तो लोग सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर यहाँ पर कहते हैं कि प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। एक्सेप्टेंस अगर एक वर्ग को नहीं है तो वो कह देगा कि ये चीज प्रोपेगेंडा है, राइट? तो इस पर हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ पॉश में आखिर क्या हुआ जब ये सारी चीजें टीसीएस में हो रही थी, कंप्लेन महिलाओं द्वारा की जा रही थी, तब क्यों समय पर इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की? पॉस होता क्या है हमारा, तो हम सभी जानते हैं कि भैया अगर वर्क प्लेस पर आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो आप पॉस एक्ट लगा सकते हो, जिससे कि जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उनको वहां से निकाला भी जाएगा और साथ ही साथ जो भी दंडात्मक प्रक्रिया है वो भी करवाई जाएगी। लेकिन ऐसा वो करने में सफल क्यों रहे? क्योंकि भैया उनकी जो एचआर थी वो भी मुस्लिम थी और वो महिला थी, वो उनको समय समय पर बताती रही कि कैसे बच करके निकलना है पॉज से, और आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। अब ये टीसीएस जैसा केस आपने देखा ना, इसी बीच आप देखोगे कि सेम केस इन्फोसिस में भी निकल करके आया है। अभी आज की न्यूज है, सेम ऐसा इन्फोसिस में भी हो रहा था। और आपको एक स्टेटमेंट जरूर याद होगा, 2.5 फ्रंट वॉर का यहाँ पर सीडीएस है हमारे जनरल विपिन रावत जी। इन्होंने बोला था कि हम बाहरी सीमा पर तो युद्ध लड़ लेंगे, उनसे तो हम अपने देश को बचा लेंगे, लेकिन जो देश के अंदर नक्सलिज्म चल रहा है, देश के अंदर जो हमारा एक बॉलीवुड नक्सल है, एक आप देखो जो जिहादी हैं, एक आपका कंटेंट नक्सल जो आजकल चल रहा है, कंटेंट के नाम पर एक जो लेफ्ट विंग में घुस करके लोग अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल फील कराने लगते हैं, फिर राइट विंग को यहाँ पर नीचा दिखाते हैं। तो लेफ्ट राइट का ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये सारी चीजों से हम अपने देश को कैसे बचाएंगे? देश के अंदर जो गजवाए हिंद चलाया जा रहा है उसको हम कैसे बचाएंगे? और ये वो न्यूज है जिसको आज हम डिकोड करने वाले हैं, समझने वाले हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ये जब मामला निकल करके सामने आया है तो फाइनली यहाँ पर लेबर मिनिस्ट्री इसने अप्रोच किया और बोला है कि इसकी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में पॉस कानून के अनुपालन की विस्तृत जांच करने की मांग की है कि यहां पर पॉस कानून कैसे नहीं लगा, और डिटेल में अब इसको एक एक करके डिकोड किया जाएगा। इसमें 8 महिलाएं आपकी थी और एक पुरुष भी शामिल था जो इनके जिहाद का शिकार बनता है। और अगर चलो महिलाएं थी तो महिलाओं को लोग कह देते कि नहीं, कहीं ना कहीं इनकी भी गलती होगी उसमें, राइट? वो एक उंगली उठाना, वो जो एक समाज का वर्ग है वो उठाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट जो पुरुष इसमें शामिल था, जिसके साथ ये काम कार्य हुआ, उसको भी यहाँ पर कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। उसके भी स्टेटमेंट आए जो चौंकाने वाले थे। उसने लिखित स्टेटमेंट में कहा है कि भाई हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे लोग, प्रश्न चिन्ह उठाते थे हमारे धर्म को लेकर के, मुस्लिमों में क्या क्या खासियतें हैं ये बताते थे, और बार बार ये कहते थे कि तुम लोगों को कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अब सोचो, ये एक पुरुष है जो बता रहा है कि उसके साथ भी सेम चीज यहाँ पर हुई है। ये वो लोग हैं, ये आप लिंक्डइन तो जानते ही होंगे, यहाँ पर उनकी प्रोफाइल बनी हुई थी। रजा महमूम नाम है, तौसिफ अत्तर हो जाते हैं, दानिश शेख हो जाते हैं और शफी शेख हो जाते हैं। और ये इनका चेहरा है, एक बार पहचान लीजिए। और ये सभी के सभी टीएल थे, और टीएल इनको इसीलिए बनाया गया था कि आगे आप अपने इस गजवाए हिंद जो माइंडसेट है उसको आगे लेकर के जाएं। अच्छा, प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें लगता होगा ये ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, यहाँ पर थ्योरी फेमस है,
इस समाज में एक थ्योरी फेमस है, 3 थ्योरी हैं, ये थ्योरी बेस पर काम करते हैं, इसमें इनकी भी गलती नहीं है, इनको सिखाया ही बचपन से यही जाता है, थ्योरी ही इनको ये बचपन से पढ़ाई जाती है। कौन कौन सी थ्योरी है? तो दार इस्लाम, दार अमन और आपका दार हर्द हो जाता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इस थ्योरी में इनको बताया ही यही जाता है कि तुम्हें कैसे अपने रिलीजन को आगे लेकर के जाना है, कब दंगे फसाद करने हैं और कब जब तुम पॉपुलेशन में पूरी तरीके से आ जाओ तो उस देश को पूरी तरीके से इस्लामिक देश बना देना है। ये कॉन्सेप्ट है इनका और ये इसी कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। अभी भी कुछ लोग सो कॉल्ड सेकुलरिज्म आ जाएंगे हमारे कमेंट बॉक्स में, कुछ लोग आ जाएंगे यहाँ पर गोदी मीडिया कहने लगेंगे आकर के, लेकिन आप अपना पक्ष, अपना तर्क भी तो दीजिए ना उस चीज को लिख करके। आप सामने जो चीजें देख रहे हो उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। आप आंखें बंद करके चीजों को यहाँ पर ये नहीं कह सकते हो कि हाँ भाई ये चीजें, हम तो वही आपको बताते हैं ना जो न्यूज आती है, वही चीजें आपको तर्क के साथ दिखाई जाती है जो यहाँ पर न्यूज में आया है। कोई अपनी तरफ से तो कोई कुछ नहीं बता देता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ पर अपने जो कॉन्सेप्ट है आप उनको एटलीस्ट रखिए कि मान लीजिए अगर मैं कहीं गलत हूं तो मैं समझ पाऊं कि भाई मैं कहां पर गलत हूं, मैंने क्या चीज यहाँ पर गलत बोली है। चलिए आगे आ जाते हैं। यहाँ पर एन चंद्रशेखरन हो जाते हैं, चेयरमैन है टाटा एंड सन्स के। उन्होंने बोला है कि हम इसकी विस्तृत जांच करेंगे, जो लोग थे उनके ऊपर पॉसिबल एक्शन ऑलरेडी ले लिया गया है और साथ ही साथ सरकार को हम पूरी तरीके से सहयोग देंगे इस जांच में। जहां जहां पर जरूरत होगी टाटा कंसल्टेंसी अपनी बातें बताएगी या फिर जो उनको सीसीटीवी फुटेज जो भी चाहिए होंगे वो देखेंगे। यूज्ड टू से, ये लोग जो थे ना ये वहां पर बैठ करके कहा करते थे कि गो मैरी हिंदूज गर्ल, ठीक है, कि हिंदू गर्ल से यहाँ पर आप मैरी करिए जाकर के, फिर उनको कन्वर्ट करिए, फिर उसके साथ बच्चे पैदा करिए। सो नासा स्थित ये जो टाटा कंसल्टेंसी है ना, यहाँ पर ये बताया गया है कि हिंदू लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ, उनसे शादी करो और साथ ही अपना धर्म बदलो जैसी बातें कहते थे और लगातार अपने धर्म के बारे में चर्चा करते रहते थे। और ये 9 लोगों ने सेम स्टेटमेंट दिए है जिनको यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रताड़ित किया जा रहा था। इसी बीच हमारे बंदी संजय कुमार हो जाते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो जाते हैं। इनका पार्लियामेंट हो जाता है करीमनगर। इन्होंने बोला आफ्टर द नासिक कॉर्पोरेट जिहाद केस तेलंगाना कैन नॉट सिट साइलेंट, वेट फॉर इट्स टर्न। इन्होंने बोला कि आप अगर इस केस को और भी ज्यादा खोलोगे ना, इसकी तह तक जाने का प्रयास करोगे तो ये इकलौता केस नहीं है, ये शुरुआत है। आपको लाखों ऐसे लोग मिल जाएंगे आईटी कंपनी में जो सिर्फ इसी गजवाए हिंद कॉन्सेप्ट को लेकर के काम कर रहे हैं, जिनका मोटिव ही यही है कि हमें टारगेट करना है हिंदू लड़की को, उसको कन्वर्ट करना है, उसके बाद बच्चे पैदा करने, अपने पॉपुलेशन को बढ़ाना है। ये डायरेक्ट इनके द्वारा ये बात कही गई है कि ये ऐसा नहीं है कि ये वर्क प्लेस पर जो कैरियर कंसर्न, हरसमेंट, रिलीजियस टारगेटिंग, एक्सप्लॉयटेशन, सीक्रेट प्रेशर नेटवर्क, ये पूरा का पूरा इन्होंने नेटवर्क बनाया है अपना। इनका एक सीक्रेट प्रेशर नेटवर्क है जो काम करता है इन आईटी सेक्टर्स में, एम्प्लॉय को जो होते हैं उनको टारगेट बनाता है एंड देन इसके बाद अपने जो मोटिव्स हैं उनको कंप्लीट करता है। नाउ ये देखिए आगे बात करते हैं द ब्लोज अप दैट ऑल अबाउट सेक्स हैरेसमेंट कन्वर्जन क्लेम एंड द मलेशिया लिंक। और इस ये जो पूरा कॉन्सेप्ट हुआ ना, इसमें बताया जा रहा है कि इसका लिंक मलेशिया से भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसका लिंक सिर्फ मलेशिया तक सीमित नहीं रहा, इसमें आप देखोगे कि आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग जो हैं वो ISI तक का लिंक इसमें देखने को आपको मिलेगा, जिस तरीके से इनके साथ ये चीजें हो रही थी। और जिहाद की अगर हम बात करें तो अभी तक तो हमने देखा था कि भैया पॉपुलेशन जिहाद हो रहा था, जानबूझ करके एक पर्टिकुलर एरिया में अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ, ये चल रहा था। कन्वर्जन जिहाद चल रहा था, जबरन लोगों को कन्वर्ट करवाया जा रहा था। ड्रग जिहाद चल रहा था, जिम जिहाद हमने देखा, आइसक्रीम जिहाद तक हम देखते हैं कि हमें वीडियोस देखने को मिलती है कि भैया आइसक्रीम को चाट करके देन उसको पैक करके भरा जा रहा है। मतलब आप समझो कि मेंटालिटी किस लेवल तक पहुंच गई है। फिर हमसे ये कहा जाता है कि आप जो है वो सेकुलरिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। भारत सेकुलर है, भारत सभी लोगों का सम्मान करता है, ये देश हर एक धर्म के लोगों का है। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग जो पर्टिकुलर धर्म से आते हैं वो उसे अपना देश नहीं मानते हैं, वो अपने धर्म को अपना देश मानते हैं, तब समस्याएं क्रिएट होती हैं। कभी हिंदुस्तान में ये नहीं कहा गया कि भैया ये देश मुस्लिम्स के लिए नहीं है, ईसाई के लिए नहीं है, सिख के लिए नहीं है, ये देश सबके लिए और सभी आपस में भाईचारे के साथ यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन कुछ उपद्रवी तत्वों के कारण पूरा का पूरा जो सोसाइटी है उसको ब्लेम कर दिया जाता है एंड दिस इज द रियलिटी राइट नाउ, राइट। चलिए आगे आते हैं। अब नया हमें देखने को मिला है कॉर्पोरेट जिहाद। ये एक वीडियो मैंने यहाँ पर इंसर्ट करी थी जहाँ पे ये 2 लड़कियां बैठी हैं, आपस में सिगरेट पी रही हैं, मुस्लिम समाज से आती हैं और ये बातचीत कर रही हैं कि कैसे अब हमें और नई लड़कियां
जो है उनको टारगेट करना है, उनको अपनी दोस्त बनाना है एंड देन उसके बाद उनको अपना जो रिलीजन है वो फॉलो अप करवाना है। लिंक की मैं अगर बात करूं, जैसे हमने बैकग्राउंड में तो देखा कि क्या क्या इस केस में हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा इस केस में अभी तक हो रहा है, दिस इज व्हाट कि इनका लिंक बताया जा रहा है आईएसआई से। क्योंकि हमने देखा था भैया कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें हमने व्हाइट कॉलर टेररिज्म की बात की थी, और अल फहा यूनिवर्सिटी आप भूल ही नहीं सकते हो। और इस तरीके की बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं हमारे देश में जहां पर ये एक अंडरग्राउंड मिशन चलाया जा रहा है। यहाँ पे भी बहुत सारे छात्र होंगे, बहुत सारे छात्राएं होंगी जिनको इसमें इस तरीके से इन्वॉल्व किया गया होगा, जिनको कन्वर्जन का प्रेशर डाला गया होगा, लेकिन सामने निकल करके नहीं आई। अब आवश्यकता हो जाती है कि सरकार इसके तह तक जाए, इन नीतियों के बारे में थोड़ा सा इस पर विचार विमर्श करे और देखे कि इसमें और क्या क्या जो अब इंपॉर्टेंट एक तरीके से स्टेप्स है हमारी भारत सरकार ले सकती है। क्योंकि ये व्हाइट कॉलर जिहाद अब हमारा पहुंच चुका है कॉरपोरेट जिहाद तक। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या हमारे नेशन में किन किन चीजों को, जो रियल घटनाएं हुई उनको प्रोपेगेंडा बता दिया गया। जब भी कोई बात आती है ना, तो एक पर्टिकुलर वर्ग है इस देश में, ठीक है, वो वर्ग अगर उस चीज को मान नहीं रहा है ना, तो वो ऐसा फैलाने का प्रयास करता है कि ये तो प्रोपेगेंडा है। जब हमारी टीसीएस फाइल्स हैं, इसको भी कह देंगे ये तो प्रोपेगेंडा हो जाता है। अजमेर फाइल्स है, इसको भी प्रोपेगेंडा बोला गया। कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा बोला गया, जबकि जो कश्मीरी पंडित है वो खुद बताते हैं कि हमारे, जब वो एंशिएंट टाइम की बातें बताते हैं कि क्यों हमारे घरों में आज तक ताला लगा हुआ है, क्योंकि हमने वो मंजर देखा है। आपके साथ वो चीज हुई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी था ही नहीं। आपको हवा दिखती नहीं है ना, फिर भी तो हवा है, महसूस कर पा रहे हो आप। उनका दर्द आप लेकिन नहीं महसूस करते हो जो उन लोगों के साथ उस समय कश्मीर में हुआ होगा। ऐसी परिस्थितियां जरूर रही होंगी, तभी तो ये सारी चीजें निकल करके आई हैं। केरला फाइल्स की बात करें, मोपलाह मिस्कैर की बात करें, नावखाली मिस्कैर की बात करें, नोआखाली मिस्कैर जो हो जाता है, कोलकाता मिस्कैर की बात करते हैं, यहाँ पर टेंपल डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि टेंपल्स तोड़े गए। लोग कहते हैं कि नहीं भैया ये तो बनी बनाई चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जबकि एंशिएंट में हम जाकर के देखते हैं तो पता चलता है हाँ ये ऐसा था। पाकिस्तान अडॉप्शंस की बात करें, इन सबको लोग कह देते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। क्यों भाई, आप अपने ही देश में चीजों को नहीं समझ पा रहे हो कि इस भारत देश को खोखला करने में पर्टिकुलर एक जो लोगों का मोटिव है वो इसमें चल रहा है। सब लोग इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता है, कुछ लोगों की मनसा है, और उस मनसा को वो आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं, देन उसको पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं। अब ये जो सेक्युलरिज्म का चूरन हमें बार बार दिया जाता है ना, इसके नाम पर हमें शांत रहने की बात कही जाती है, लेकिन जब हम शांत रहते ना तो हमें यही टीसीएस फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स ये देखने को मिलती हैं। और जब हम इस पर आवाज उठाएंगे तो लोग कह देंगे ये प्रोपेगेंडा हो जाता है। आप में से कितने सारे लोग कह रहे हो कि भाई ये टीसीएस वाला भी प्रोपेगेंडा होगा, ये रियलिटी नहीं हो सकता है? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आगे आते हैं, ये पूरा का पूरा इनका एक सोची समझी साजिश है कि भारत को ना 2047 तक हमें एक इस्लामिक नेशन बनाना है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वांटेड टू टर्न इंडिया इनटू अ इस्लामिक स्टेट बाय 2047। और ये महा एटीएस ने रिपोर्ट जारी करके बताया था कि कुछ फाउंडेशन है यहाँ पर, कुछ ऐसे बैन फाउंडेशन है, ग्रुप है जैसे कि पीएफआई, ये सब चाहते हैं कि इंडिया 2047 तक इस्लामिक स्टेट बने। और इसके लिए ये जो जिम जिहाद है, कॉर्पोरेट जिहाद है, केरला स्टोरी, ये सब आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका मोटिव चल रहा है। यहाँ पर आप देखो, खुशरो फाउंडेशन बैन किया गया था इसीलिए क्योंकि ये लोग गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से मुस्लिमों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आप देखोगे कि भैया 2050 तक इंडिया में ना 311 मिलियन मुस्लिम होने वाले हैं। और हिंदू की अगर हम बात करें 1.3 बिलियन हिंदू होंगे। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। और एक चीज शायद आप लोगों को बहुत अजीब लगेगी, बट दिस इज द रियलिटी कि हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं ना, हिंदू लोग हैं, वो किसी अन्य देश में जाकर के नहीं बस सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही हिंदुस्तान है। अगर कहीं दूसरा हिंदुस्तान है तो मुझे आप बता देना, नहीं है, एक ही हिंदुस्तान है। लेकिन अगर मैं मुस्लिम कंट्रीज की बात करूं तो बहुत सारी जगह है जहां पर मुस्लिम लोग निवास कर सकते हैं जाकर के। और आपने अभी जो ईरान में चीज हुई थी, और उसके बाद कश्मीर और लखनऊ में जो आपने मंजर देखा, तेलंगाना और जो दक्षिण भारत में आपने मंजर देखा, आपको पता चल जाएगा कि भारत में रहते हुए भी मुस्लिम राष्ट्र, मुस्लिम लोग, मुस्लिम जो आयातुल्ला और ये सारी चीजें हो जाती हैं, उनके लिए कितना प्रेम और सौहार्द भावना है।
दिस इज द रियलिटी। आई थिंक आपको शायद बुरी लग सकती है बट ये सही चीज हो जाती है। अब ये देखो, ये ग्राफ मैंने यहाँ पर आपके लिखा है, द प्रोपोर्शन ऑफ हिंदूज इन इंडिया पॉपुलेशन डिक्रीज बिटवीन 2001 टू 2011। किस तरीके से जो हिंदू पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हुई है। जो आपको डार्क रेड में दिखाई दे रहा है -2%, फिर उसके बाद जो ब्राउन में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपका 2 से 1% तक, फिर उसके बाद येलो इसमें दिखाई दे रहा है 1%, और इस तरीके से धीरे 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 जो पॉपुलेशन है हिंदू की वो डाउन होती जा रही है दिन पर दिन। PFI had plans to make Islamic country by 24। यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी करके भी ये चीज बताई गई थी। They conspired to the ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू एन इस्लामिक कंट्री बाय 2047। और ये 3 इस्लामिस्ट की एक एसोसिएशन थी PFI, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। PFI इसके बाद इसको बैन कर दिया गया था ना। इसकी बीच इनका एक स्टेटमेंट है जो बहुत ज्यादा वायरल है, जो हमें सुनना भी चाहिए और उनको स्पेशली सुनना चाहिए जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं। तो इनके द्वारा ये कहा गया था, वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज इन एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये मानते हैं कि भैया हिंदुओं से हम डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। और इवन भारत का जो विभाजन हुआ था ना, वो इसी आधार पर हुआ था कि हम दोनों के धर्म अलग हैं। ऑल्दो हमारे धर्म अलग हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें तो यहाँ पे जो मुस्लिम रह रहे हैं ना, वो अपनी संस्कृति को एक मानते हैं, इसलिए वो यहाँ पर निवास कर रहे हैं। नेशन को हमारे वो एक मान रहे होंगे, इसलिए वो निवास कर रहे हैं। और जो चले गए उनको लगा कि नहीं, हमारी संस्कृति भी अलग है, हमारी भाषा भी अलग है, हमारा सब कुछ अलग हो जाता है। हम मान सकते हैं कि उनकी प्रैक्टिसेस अलग हो सकती हैं, उनका जो अदर चीज़ें हैं उनकी वो अलग हो सकती हैं, लेकिन जो एक संस्कृति है, जो एक एंशिएंट पार्ट जिसको वो समझते हैं, वो एक के तौर पर देख करके यहाँ पर निवास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें इस तरीके की एक्टिविटीज़ कुछ उसी समुदाय के लोग हैं जिनके द्वारा करते हुए मिल जाते हैं। खैर, अब मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी, दार इस्लाम, दार अल अमन एंड दार हर्ब। ये क्या है, जिस थ्योरी पर ये बेस है और बचपन से इनको ये थ्योरी पढ़ाई जा रही है, तो उसमें उनका कोई एक तरीके से दोष भी नहीं हो जाता है। अगर मुझे बचपन से पढ़ाया जा रहा होता तो शायद मैं भी मान लेती कि ये चीज सही हो जाती है, लेकिन हमारे धर्म में ऑल्दो अभी ये सारी चीजें पढ़ाई नहीं गई हैं तो हम नहीं समझते हैं। तो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो इसी थ्योरी पर जी रहे हैं। यहाँ पर थ्योरी है दार इस्लाम की, जो ये कहते हैं कि अगर आप किसी लैंड पर, ठीक है, अगर आप बहुल हो जाएं, अपनी मेजॉरिटी में आ जाए, मान लीजिए कि कोई एक जगह हो जाती है, इवन इंडिया में भी कई ऐसी जगह होंगी, यहाँ पर भी शरिया लॉ हमारा है, तो आप देखो बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पर बहुत सारे लोग निवास कर रहे हैं, वो मुस्लिम है, अगर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो तुरंत वो अपने लॉ लागू कर देते हैं, शरिया लॉ हो जाए। तो यही पर बताया गया है, रिफर्स टू अ लैंड गवर्न्ड बाय इस्लामिक लॉ वेयर मुस्लिम कैन प्रैक्टिस देयर फेथ फ्रीली। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया, इन मॉडर्न कंसर्न सम स्कॉलर आल्सो अप्लाई दिस इज कंट्रीज विद द मुस्लिम मेजॉरिटीज आर मुस्लिम एंजॉय कंप्लीट पीस एंड द सिक्योरिटी इवन इफ सेक्युलर लॉ आर यूज। तो इनका कहना है कि भैया जहां पर भी आप मेजॉरिटी में हो वहां पर आप अपने लॉ को इंप्लीमेंट कर दो और उसके बाद आराम से अपने फ्रीली स्टाइल में आप जिए, आपके धर्म में जो बताया गया है, जो धर्म में कहा गया उसको फॉलो अप करें। ये इनका है दार इस्लाम, जो ये कहता है कि जहां मेजॉरिटी में आओ अपना लॉ लागू कर दो। दूसरा इनको बताया गया है दार अल अमान। यहाँ भी बताया गया कि मान लो अगर किसी आप नॉन मुस्लिम टेरिटरी में निवास कर रहे हो, वो मुस्लिम लैंड नहीं है, नॉन मुस्लिम टेरिटरी है, जस्ट फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात कर लेते हैं, that had established a peace treaty और कन्वेंटेड विद द मुस्लिम नेशंस, और वो नेशन अगर मुस्लिम नेशन के साथ अच्छे अपने व्यवहार रख रहा है, मित्रतापूर्ण उस नेशन के संबंध हो जाते हैं, तो आप वहां शांति से रहो, ठीक है। लेकिन अगर कोई आप ऐसे लैंड पर निवास कर रहे हो जो कि आप नॉन मुस्लिम लैंड है और उसके संबंध भी मुस्लिम देशों के साथ अच्छे नहीं हो जाते, तो धीरे धीरे आप वहां पर दंगे करो, आप वहां पर उपद्रव मचाओ, अपनी तरह से जो चीजें हैं उनको वहां पर करो, और एक बार जब आप मेजॉरिटी में आओ तो फिर उसके बाद आप वहां पर कन्वर्जन, लेकिन धीरे धीरे, यहाँ पे ये बोला गया है, लेकिन धीरे धीरे आपको क्या करना है, अपने जो रिलीजन है उसकी प्रैक्टिस करते रहना है, अपने रिलीजन को बढ़ाते रहना है। ये कहा गया है आपके दार अल अमान में कि भैया वो लैंड जो नॉन मुस्लिम लैंड है, अगर वो मुस्लिम लैंड के साथ पीस के साथ रहता है तो आपको वहां पर पीस के साथ रहना है और धीरे धीरे अपने रिलीजन को बढ़ाते रहना है, यानी कि कन्वर्जन करते रहना है धीरे धीरे शांतिपूर्वक। लेकिन अगर वो लैंड आपका दूसरे लैंड के साथ, जो मुस्लिम लैंड है उसके साथ अच्छे संबंध नहीं रखता है, तो आपको दंगे फसाद बिचारा फील करवाना है, जैसे कि कई बार इंडिया में करवाया भी जाता है, पर्टिकुलर समूह के द्वारा दंगे करवाए जाते हैं, कहा जाता है कि हम इंडिया में सेफ नहीं है, इंडिया में ये चीजें हैं, फलाना चीजें, ढिमाका चीजें। ऐसा होता है या नहीं होता? बिकॉज पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है। जब भी हम ईरान की बात कर लेते हैं, आप देखो लोग छाती पीटने लगते हैं। दिस इज द रियलिटी। वो किससे है? वो दार अल अमन से हो जाते हैं। नाउ अब यहाँ पर दार अल हर्ब क्या कहता है? क्लासिकली रिफर्स टू लैंड नॉट अंडर इस्लामिक रूल दैट डिड नॉट हैव अ पीस ट्रीटी विद मुस्लिम स्टेट। मॉडर्न स्कॉलर टिपिकली डिफाइन द डेफिनेशन टू अप्लाई ओनली अ
territories that are openly hostile towards Muslim, procure them the faith, forbid and the practice। और ये वही हो जाता है adopt the war। और आपका दार हर्ब कहता है कि मान लीजिए आप इस लैंड में हैं, अंडर इस्लामिक शांतिपूर्वक अगर चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, शांति से आपको वो लोग ट्रीट कर रहे हैं तो आपको शांति से रहना है। अगर नहीं ट्रीट कर रहे हैं तो आपको क्या कर देना है भैया, वहाँ पर दंगे फैलाओ, टेररिज्म फैलाओ, कन्वर्जन करो, इस तरीके से आप काम करो, राइट। चलो अब देखो यहाँ पर ये दरार कैसे पैदा हो जाती है जब भी इन सारी चीज़ों की हम बात करते हैं, क्योंकि ये थ्योरी हो जाती है जो दरार पैदा करती है। ये एक मानसिकता हो जाती है जो दरार पैदा कर देती है धर्म, समाज और लोगों के बीच में। अजीत डोभाल जी का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक इनका स्टेटमेंट था जो बहुत ही ज्यादा वायरल था, दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी वॉर इज टू ब्रेक विल पावर ऑफ अ कंट्री। जो भी वॉर होता है ना, उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि विल पावर उस कंट्री का तोड़ दिया जाए। लेकिन हमने इतना सब कुछ किया, लेकिन पाकिस्तान का विल पावर हम नहीं तोड़ पाए हैं, एंड दैट्स व्हाई पाकिस्तान आज तक हावी रहता है। अगर सेम वॉर की प्रेजेंट की मैं बात करूं, यूएस ईरान का विल पावर नहीं तोड़ पाया, एंड दिस इज द रियलिटी। लेकिन अब इतना सब कुछ हम देख रहे हैं, ये सारी चीजें हम नेशन में देख रहे हैं कि हमारे देश को अनरेस्ट करने की प्लानिंग चल रही है, हमारे नेशनल फेथ को हिलाने की प्लानिंग चल रही है, हमारे नेशन को अंदर ही अंदर यहाँ पर तोड़ने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट शांत है, फिर भी हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है, फिर भी लोग इस पर शांत हो जाते हैं। जब ये खबर आपकी रियूटर्स तक ने छाप दी थी, ये देखो ये खबर हमारी रियूटर्स में भी निकली थी। अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं विद दी प्रूफ कि रियूटर्स तक ने ये खबर छापी है कि इंडिया में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, ये इंटरनेशनल मीडिया है जो इस खबर को छाप रहा है। उसके बावजूद इंडिया में बैठे कुछ लोग इसको प्रोपेगेंडा कहेंगे और हमारी सरकार तो कोई एक्शन ही नहीं लेगी, क्योंकि वो बिजी रहती है। भैया चुनाव है, हम कैसे किसी को दुखी कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपका कोई तर्क है, तो कुछ बात आपको कहनी है तो तर्क के साथ, लॉजिक के साथ बताना, ठीक है, फालतू का लेकिन नहीं बताना। दिस इज माई स्ट्रिक्ट हिदायत टू ऑल ऑफ यू। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।